जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अदनान अहमद खान साहब, कमिश्नर FBR, हसीबुल्लाह खान साहब, हमारे टैक्स के कलीग्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं कमिश्नर साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं हसीबुल्लाह खान साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ सेशंस यहाँ पर करते रहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 2023 है। मेरी रिक्वेस्ट, बल्कि हमने भी पिछले दिनों अखबार में खबर भी ये लगवाई कि डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल करिए। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करे, चाहे वो उसकी इनकम टैक्सेबल है चाहे उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है फाइलर और नॉन फाइलर का, विद होल्डिंग है फाइलर और नॉन फाइलर की, तो मैं तमाम कम्युनिटी को, तमाम मैसेज को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल करें, आप चाहे जिस तरह की भी आपकी इनकम है। दूसरी बात, कमिश्नर साहब हमारे पिछले FBR के चेयरमैन थे, उनसे मेरी 2-4 बजट के सिलसिले में मुलाकातें हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आए तो तब भी मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और मैंने बरमला प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने कहा कि मुझे किसी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है, ना किसी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है, ना मुझे किसी फेडरल डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है। बिकॉज कि अगर हमारे किसी मेंबर को या किसी इंडिविजुअल को कोई कंप्लेंट आता भी है तो मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि हमें लिख कर दे दें, और अगर हम जब लिख कर लाहौर चैम्बर की तरफ से जाती है तो हमें अकोमोडेट किया जाता है, हमारी बात को सुना जाता है, हमारी सुनवाई होती है, उस पर अमल दरामद होता है। और इसलिए मैंने कहा जी कि हमें कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ FBR का ही कसूर नहीं है, हमारा भी कसूर है। हमें अपनी तरफ देखना है, अपनी कम्युनिटी को, बिजनेस कम्युनिटी को ये ज़रूर देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कितनी फाइल करते हैं। और हम मैं तो अपनी बिजनेस कम्युनिटी और ट्रेडर्स से तो ये भी कहता हूँ कि कमिश्नर साहब भी यहाँ बैठे हैं, मैं कि आप अपनी एक्चुअल चाहे रिटर्न को ना डालिए, लेकिन रिटर्न इतनी ज़रूर डालिए कि आपके एक्सपेंडिचर्स सारे मीट हो जाएं, आपका कैपिटल बिल्ट हो जाए, ताकि अगर आने वाले वक्त में आपने कोई एक्सपेंडिचर भी करना है, कोई कैपिटल भी लेना है, तो इतने पैसे आपके पास हों। सो टैक्स ज़रूर दिया करिए। मैं कमिश्नर साहब आपको बताना चाहूँगा कि इस साल को भी हमने बिजनेस कंप्लायंस एंड फैसिलिटेशन ईयर के नाम से हमने इसको अनाउंस किया है, और हम अपने हमारे बहुत से नीचे हेल्प डेस्क भी हैं जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। हमारी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन है, हमारा FBR का भी पोर्टल है, नीचे FBR का कागज़ है जी, PRA का है, NGC का है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का है, ताकि मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मेरे पास हर वो शख्स आए जिसका बिजनेस से कोई ताल्लुक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो मेरा मेंबर है या वो मेरा मेंबर नहीं है। वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट, वी आर रेडी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट सिर्फ एक ये करता हूँ कि लिख कर जरूर ले आइए ताकि हम कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दें। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि जी इट इज़ द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, बहुत ज़्यादा अपडेट है, डिपार्टमेंट्स के पास हर इंफॉर्मेशन है, ताकि FBR के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, मालूमात के ऊपर जो चीज़ें हमें नहीं पता वो इनको पता है और वो हमारे पोर्टल के ऊपर पड़ी है। डू चेक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर जाकर अपने मालूमात के सेक्शन को चेक करें। और मैं नॉर्मली बात एक ये कहता हूँ कि अब अगर आपने किसी से दुश्मनी करनी है तो उसके खिलाफ झूठी FIR कटवाने की जरूरत नहीं है, आप उसके अकाउंट में विद होल्डिंग में 50,000 रुपया जमा करा दें और सारी उम्र भुगतना ही रहेगा कि 50,000 आया कितों तो मैं लेके कितने जाना चाहिए। तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने टैक्स प्रोफाइल्स को चेक करें, रिटर्न्स डालें। मुझे छोड़ दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, आवाम सबको छोड़ दीजिए, इस वक्त अपने आप को चेक करिए कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, आपकी इनकम क्या है, आपके रिटर्न क्या है। विद दीज वर्ड्स आई एम वेरी ग्रेटफुल और मैं इंश्योर करता हूँ कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ हसीबुल्लाह खान साहब आप जितने मर्जी सेशंस करें मेरी तरफ से जाऊँगा। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सर। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने थोड़े से कमेंट्स दे दें ताकि फिर मैं इजाज़त दूँगा। जैसे मैंने तारुफ पहले करा दिया, आई एम अदनान अहमद खान, कमिश्नर ज़ोन 4, और मुझे बड़ी खुशी हुई हम आज इस साल FBR में
ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का साल मनाना चाहते हैं, बिकॉज हमारी आबादी जो है उसके लिहाज से हमारी जो रिटर्न फाइलिंग है वो पैथेटिकली लो है। हमारी आबादी कोई तकरीबन 25 करोड़ तक पहुंच रही है और पिछले साल जो रिटर्न्स फाइल हुई थी वो तकरीबन 40 लाख के अराउंड थी, लगभग थी। तो ये डिसमली लो है। तो ये फिर इस पे ये एतराज़ आता है कि जो टैक्स पेयर टैक्स नेट में आ जाते हैं, FPR उन्हीं पे या गवर्नमेंट उन्हीं पे टैक्स जो है वो लगाता रहता है, जो नेट में नहीं है उनको कुछ नहीं, उनको एस्कॉर्ट फ्री जाने दिया जाता है। तो बोर्ड के लेवल पे ये एक हमारा इस साल हमने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को खसूसी बल्कि टॉप प्रायोरिटी देनी है, खसूसी अहमियत भी देनी है, बल्कि सबसे ज़्यादा अहमियत इस साल हमने नए टैक्स पेयर को डिग आउट करने में और उनसे फिर रिटर्न फाइलिंग कराने में हमने ये साल पूरा गुजारना है, ताकि हमारी जो रिटर्न फाइलिंग है वो कोई रिस्पेक्टेबल हो जाए। इस सिलसिले में मैं तो खुद चाहता था कि मैं मुख्तलिफ ट्रेडर्स बॉडीज़ को मीट करूं। ये तो बहुत अच्छा मौका दे दिया काशिफ अनवर साहब ने, सदर लाहौर चैम्बर ने और हसीबुल्लाह खान साहब ने। मैं इन दोनों का मशकूर हूँ कि उन्होंने आपके साथ मुझे यानी एड्रेस करने का मौका दिया। आपके कुछ सवालात का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपके जो क्वेरीज हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो यहाँ सुने वो अपने जानने वालों को, दोस्तों को कन्वे करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तरह हम आए। FPR के सिस्टम्स को हमने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। वहीद साहब गवाह होंगे कि पिछले कई सालों में जब आखिरी डेट आती है तो वो सिस्टम हमारा चोक कर जाता है। तो हमने उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, ब्रॉडबैंड ख़रीदा, हार्डवेयर ख़रीदा। हम कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम इस साल ना आए, लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है, जैसे काशिफ साहब ने फरमाया कि आप लास्ट डेट के इंतज़ार ही ना करें, आप पहले ही फाइल कर दें ताकि आप उस लोड में वो आए ही ना थ्रेशोल्ड में। हम अपनी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा प्रॉब्लम आखिरी दिन भी, आखिरी घंटे भी ना आए, लेकिन अगर रिटर्न्स हम जल्दी फाइल करना शुरू कर दें तो वो लोड उस पर आएगा ही नहीं। तो इट्स ए गुड प्लेयर मीटिंग यू, बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू getting good outcomes from this seminar. Thank you very much. Do use this premises as much अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, और इसके बाद क्योंकि हम ये लेक्चर के बाद बीच में हम सवालात नहीं लेंगे, जो आप अपने सवालात नोट करेंगे, जिसने सवाल करना होगा वो अपना नाम लिख के यहाँ भेज देगा, हम बारी बारी उनको बुला लेंगे। हमारा मेन मकसद ये होगा कि आपके जहन में कोई बात नहीं है उसका जवाब हम आपको दें, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी तरतीब ठीक हो जाए, ताकि दो आदमी कहें कि मुझे बारी नहीं मिली, आखिर आप अपनी चिटें यहाँ पड़ी होंगी तो इंशाअल्लाह हम आपको मौका देंगे उसी तरतीब से जिस तरतीब से आपने हमारे अपनी चिट भेजी होगी। जो साथी सवाल नहीं करना चाहता और वो सिर्फ सवाल भेजना चाहता है तो अपना नाम जरूर लिखेगा, ताकि पता लगे किसने ये सवाल भेजा है। तो वो अपना सवाल लिख के भेज देगा, हम उसका सवाल यहाँ से खुद ही करवा लेंगे, पता लग जाए। पार्टिसिपेशन रहे हैं और बहुत मनलर्नर हैं, जानते हैं, तो प्रेजेंटेशन के साथ बताएंगे जी इनकम टैक्स। और इसके बाद हम क्वेश्चन गुफ्तगू करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक कि क्या क्या चीज़ें इल्ज़ाम आ रहे हैं, उसमें हम लोगों को इस चीज़ का एहतियात रखना। छोटी सी बात जरूर कहूँगा, प्लीज़ अनप्रोफेशनल लोगों से रिटर्न बनवाना बंद करें। आपको बड़ी अट्रैक्शंस मिलती है पता कि क्या वो वाकई FPR की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। फाइलर बनना काम नहीं है, डाटा सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट गलत होती है और उसके बिना पर बाद में आपको बड़ी मुश्किलियाँ पड़ती हैं, और उनका सवाल ये होता है आप नोटिस भेज रहे, हरगिज़ नहीं, या आपने एरर किया होता है जिस पर ये नोटिस आते हैं, कोई बाय सिस्टम नहीं होता,
तो प्लीज रिटर्न को खुद भी चेक किया करें कि आप मेरी वही चीजें प्रॉपर्टीज बैंक का क्लोजिंग बैलेंस सब गाड़ी जो मेरी है इसमें लिखी गई है उसका नंबर नजर आ रहा है मॉडल नजर आ रहा है जस्ट एक कार इंजन और उसकी कीमत इंजन काफी नहीं है अच्छे तरीके से रिटर्न को एक्सप्लेन होना चाहिए मेरा किसी तो एफपीआर का जो डेटा पोर्टल है उसमें जब आप अपने आप को रजिस्टर कराएं तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ कीजिए। जो कंसल्टेंट है वो अपना ईमेल और मोबाइल नंबर है वो दे देते हैं, आप उसको यूज़ करना ये होगा कि जब भी कोई नोटिस जनरेट होगा वो आपके कंसल्टेंट के पास जाएगा, आपके पास नहीं जाएगा। और पहलू में वो दौरे पे भी हो सकते हैं। तो इस मेरे नॉलेज में कई इंस्टेंसेस और वो टैक्स पेयर को पता नहीं चला। हालांकि अब अगर आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया हुआ है तो उस पर नोटिस जब भी हम अपनी तरफ से नोटिस डालेंगे आपको एक एसएमएस आएगा। एक ये हो नहीं सकता कि जो सर्विस ऑफ नोटिस है वो ना हो सके, लेकिन कई टैक्स पेयर जो है वो अपने कंसल्टेंट मेल और मोबाइल यूज़ करते हैं, बल्कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो अपने वकील को दे। आप अपना ईमेल और अपना मोबाइल यूज़ करें, आप अपने कंसल्टेंट को खुद बताएं कि ये नोटिस आया ना, 300 रिटर्न है 600 रिटर्न है तो वो बिजी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट थी, तो मैंने कहा ये मौका है तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी। इसमें जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो था वो मेरी गुजारिश ये थी कि डॉक्टर खान साहब सही कह रहे हैं कि उसमें अगर टैक्स पेयर का अपना ईमेल एड्रेस हो और अपना ही उसका मोबाइल नंबर हो तो उनको ही जब भी कोई नोटिस क्रिएट होता है तो उसका एसएमएस भी जाता है, उसकी ईमेल भी जाती है। अगर एडिशनली आप कोई उसमें अपना लीगल एडवाइज़र ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, फिर उसके ईमेल एड्रेस पे भी ईमेल जाएगी और आप पे भी, दोनों पे जाएगी। तो सेकंड इसमें मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि ये जो अभी ईमेल्स पे लोग और ऐसे कोई लोग जाते हैं, अगर कोई लोग रिटर्न फाइल करने के लिए स्पेसिफाई लोग हैं जो आके कहते हैं जी हमें रिटर्न फाइल करने के लिए दें, तो लोग उनको रिटर्न दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको, जो बंदा आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, आपसे कोई कहता है ठीक है जी फाइलर बना देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके पास आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, फिर ही नोटिस क्रिएट होते हैं। अब जो प्रोफेशनल लोग हैं वो रिटर्न फिल करते हैं, उनकी कंप्लाइंस 0% होती है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन ऑलरेडी किया होता है, वेल्थ में इनकम को किया होता है, एक्सपेंस को किया होता है। तो खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बंदा छुपा सके, बल्कि इवन दैन कि अब जो बच्चा की पैदाइश होती है उसका तभी से उसको फॉर्म भी बनता है, उसका वही आईडी कार्ड बन जाता है। अगर उसने कोई छोटा सा ऑपरेशन भी कराना है किसी हॉस्पिटल से तो वो भी उसके कार्ड के साथ लग जाता है। तो सारी ज़िंदगी के लिए वो उस इतनी इंफॉर्मेशन तक जो है वो जा रही है। उसके अलावा आपने कहीं क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, आपने फॉरेन ट्रैवलिंग की है, आप उसको छुपा नहीं सकते। 236 वाई में उसका टैक्स कट जाता है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। आज जो 2023 की रिटर्न है उसमें प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि जो आप लोगों की विद होल्डिंग हो चुकी है वो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सिस्टम उसको उठा रहा है। जो आपका, अगर आपका बिजली का बिल आपने सही दिया हुआ है, उसमें आपने आपके नाम से है, अगर आपके नाम से नहीं दिया, आपने उसको क्लेम किया, उसका नंबर सही दिया है, तो वो भी डिडक्शन जितनी हुई होगी वो भी उस पर आ जाएगी, मोबाइल की भी ऑटो। तो ये सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो हम मज़ीद भी जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है वो सेक्शन 7 के हवाले से आ रही है। तो मेरे खान साहब बैठे हुए हैं, मेरी इनसे गुजारिश होगी, क्योंकि इमरान खान साहब कमिश्नर साहब इनसे कि जो 7E का फॉर्म है सर वो एक तो खुल नहीं रहा, अगर खुलता है तो वो सेव नहीं हो रहा, हम अगर सेव कर देते हैं तो उसमें जो है वो डेटा सेव नहीं हो रहा। तो आजकल लोग टैक्स पेयर भी बहुत परेशान है, कंसल्टेंट भी बहुत परेशान है। तो मेरा ख्याल होगा आप एंड पे जो है वो आपसे गुजारिश है कि आप ये भी हमारी जो है वो इसको डेवलप हो रहा है तो इसमें जो है वो हम थोड़ा सा आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल पे आए, क्योंकि ये तो रिटर्न तो आप लोग यूट्यूब पे कहीं से भी लेक्चर तो लेते रहते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें सर सबसे पहले तो ये है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है डेफिनेटली इसको इन्फोर्स किया गया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सेकेंडली हम पहले देखेंगे कि कौन कौन जो है बंदे रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिन्होंने करनी है। अब ये नहीं है कि हर बंदा कहते जी मैंने फाइलर बनना है। फाइलर का मकसद ये नहीं है कि हर बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है। जिसकी इनकम जो थ्रेशोल्ड से कम है
या जिसका जो है वो अगर बनते नहीं है बेचारे को, हम कुछ लोग हमारे लोग करते हैं भी पैसों की खातिर या अपनी फीस की खातिर उसको बेचारे को करा देते हैं, एंटी इशू करवा देते हैं, ना जिसकी प्रॉपर्टी इसमें एम्बिट में आती है और ना उसकी इनकम 6 लाख से जो है वो कम है, तो उसको जो है वो लायबल टू फाइल रिटर्न नहीं है। इसमें जो रिटर्न फाइल करने वाले जो उसमें पर्सन है उसमें जो है वो इंडिविजुअल्स हैं और उसके सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और दीगर प्रोफेशनल है, लैंडलॉर्ड है जिनकी जो रेंटल इनकम जिनकी जनरेट हो रही है। तो ये और डिफरेंट जो अर्निंग कर रहे हैं, इसमें स्लाइड क्योंकि मेरा आपको मिल जाएगी इसकी, हम जनरली इसको थ्योरेटिकली भी साथ साथ प्रैक्टिकल भी डिस्कस करते रहते हैं। तो इन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है और जो टैक्स ईयर होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक का जो है वो 30 से क्लोजिंग नहीं होता, इसमें स्पेशल टैक्स ईयर भी होता है और जो सैलरीड पर्सन है और जिन 149 की जिन्होंने स्टेटमेंट फाइल करनी है उनकी लास्ट डेट 31 अगस्त होती है। और इसके अलावा जो स्पेशल टैक्स ईयर राइस वालों का भी है और डिफरेंट जो ग्रोवर है उनका स्पेशल टैक्स ईयर होता है, उनकी दिसंबर होती है और कंपनीज की भी दिसंबर होती है। और उसके अलावा कंपनीज ने रिटर्न फाइल करनी है, ट्रस्ट ने करनी है, NGOs ने करनी है। ये स्लाइड आगे चला रहे हैं। ये आगे सारा पार्टनरशिप के हवाले से है। फिर उसके अलावा जो है AOPs है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जॉइंट वेंचर अगर किया हुआ है और कुछ सिमिलर एंटिटीज़ है, मस्ट बी फाइल का रिटर्न और अगर कोई इनकम कहीं से किसी की जनरेट हो रही है इसके अलावा तो उन्होंने रिटर्न फाइल करना। इसके अलावा जो रिटर्न को मेन जो सेक्शन है वो डील कर रहा है 114 और जिसने रिटर्न फाइल करनी है वो सेल्फ असेसमेंट में रिटर्न फाइल होनी है अंडर सेक्शन 120 में। वो डीम टू बी उसका जो है वो असेसमेंट ऑर्डर ही होगा, जो रिटर्न फाइल करेगा वो 120 में जो है वो ऑर्डर ही तस्दीक किया जाएगा। और सर क्वेश्चन हो तो क्योंकि मुझे सुबह आज ही सवेर बनानी है, बनाई है मैंने एजेंसी में, तो वो हम फिर ऐसे है कि वो खान साहब के सबको फॉरवर्ड कर देंगे एंड से। और उसके अलावा जो है वो आगे हम चले जाते हैं, जो थ्रेश होल्ड से आगे चले जाते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाने हैं और उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स भी साथ फाइल करने हैं। इंडिविजुअल्स के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा जो रिटर्न पे है उसके साथ एनेक्चर्स हैं। एनेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने ध्यान रखना है जो वो ये देखना है कि आपने पहले अगर किसी की भी रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं या कोई अपना खुद बंदा फाइल कर रहा है टैक्स पेयर, तो उससे देखना है कि पहले उसके अपना कोशिश करें कि वो एक्सेल पे वर्क कर लें। एक्सेल पे जो है वो अपना GP रेट वगैरह निकाल लें। हर बिजनेस का जो है वो GP रेट डिफरेंट होता है, मैक्सिमम 25% तक होता है, तो जो ट्रेडर्स हैं उनका कम होता है। वो GP रेशो पहले अपने सेट करने के बाद फिर आप उसमें अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस डालें। एक्सपेंसेस के साथ आपने जो है वो अपनी जो इनकम है वो अगर सेल्स टैक्स बंदा रजिस्टर्ड है तो उसने अपनी सेल टैक्स की रिटर्नों से उठानी है। अगर बंदा सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है उसकी क्रेडिट साइड को देखना है कि उसकी क्रेडिट साइड पे उसकी ट्रांजेक्शन कितनी आ रही है, उसमें से आपने वर्किंग करनी है। क्योंकि ये मोस्टली लोग नहीं करते, वो सेल जो है वो वैसे डाल देते हैं, रेवेन्यू वैसे जनरेट कर देते हैं। आप उसमें कोशिश करें कि जो उसमें एंट्रीज ऐसी आ रही हैं कि जो काउंटर एंट्री है वो आपने निकाल देनी है। या उसके अलावा जो होता है कि आपने को कैश अपना ही जमा करवाया, जैसे किसी के पास प्राइस बॉन्ड थे जो उसने कैश निकाल लिया, वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, वो भी आपने उसको सेल में नहीं लेना या अपने उसको रेवेन्यू में नहीं लेना। अगर उसकी सेल परचेज है या कुछ सबसे रिसीट्स है उसकी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले देखना है कि बिजनेस के हवाले से पहले तो उसका अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसको एक्सेल पे बनाएं, उसका GP रेट सेट करें, फिर उस हिसाब से उसकी सेल डालें। सेल डालने के बाद जो है फिर उसके लेक्चर हैं साथ, उसमें आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसका आता है, उसमें आपने उसके एक्सपेंसेस डालने हैं। फिर उसके बाद आपका GP निकल आएगा। GP के बाद फिर आपने जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो ये तो सिर्फ प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रेगुलर आपने रिटर्न जैसे फाइल करनी है तो उसमें फिर आपने उसका जब आपने इसके एडमिन के एक्सपेंसेस डालने फिर उसका नेट जो है वो प्रॉफिट निकल आएगा, वो ऑटो उसका वो टैक्स उठा लेता है। विद होल्डिंग जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि विद होल्डिंग है वो आप कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से न डालें, उसको आप मालूमात में पहले चले जाएं, पहले मालूमात से उसको डाउनलोड करें, उस पर आप चेक लगाएंगे टैक्स ईयर 2023 है तो 2023 में जितना टैक्स कटा है वो आपको सारा आपके सामने आ जाएगा।
उसमें आपने जो है वो जो जिस हेड में टैक्स कटा हुआ है वो उसको आपने सेपरेट करना है। उसको कोशिश करें उसके सेपरेट सेल बना लें या उसको एक्सेल में ठीक कर लें, उसमें वो लग जाते हैं फिल्टर वगैरह लग जाते हैं, फिल्टर से आप उसको निकालें, उसकी 236 वाई का अलहदा करें। जो प्रॉफिट पे गया हुआ है, प्रॉफिट इनकम का पार्ट नहीं बनना, उसने फाइनल टैक्स में जाना है, 7B में जाना है, उसको आपने अलहदा करना है। तो इस तरह फिर आपने चलते हुए जो है वो रिटर्न फाइल करते हुए फिर आपने आगे जाना। उसमें फिर हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। इसमें अब हमारा ये भी हो गया कि लेक्चर जो साथ थे वो भी साथ हो गया। 120 में जो था हमारा जो आपने फाइल किया वो एज ए वैसे का वैसे ही डीम टू बी असेसमेंट ऑर्डर आपका तस्लीम किया जाएगा। और उसके अलावा उसके बाद सेकंड फिर आपने एंड पे जाना है वेल्थ पे। अगर वेल्थ स्टेटमेंट आपने उसकी देखनी है कि फॉर द ईयर उसने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उस पर आपका वो टैक्स भी आ रहा होता है उसका 236 वाई का और के का। तो ये आपने लाजमी उसको देखना है। और उसके ऊपर आज का जो बड़ा मसले आ रहे हैं तो मैं हमारे दोस्तों को और टैक्स पेयर्स को वो ये आ रहा है कि मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है प्रॉपर्टी है उसकी एक्चुअल वैल्यू, जैसे कि आप इधर की लगा लेते हैं लिबर्टी की, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी कोई छोटा मोटा अगर फ्लैट है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 20-22 लाख, उसकी रजिस्टर्ड वैल्यू है उसकी होती है 35 लाख होती है। लेकिन जब हम FBR रेट चेक करते हैं उसमें जो रजिस्ट्री पास हुई होती है वो कम से कम 1,91 लाख की है, जैसे ये गुलबर्ग का एरिया है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें जो सबसे जो मेरे नज़दीक पॉइंट है हर बंदे की अपनी अपनी उसमें एक्सप्लेनेशन है। तो मैं तो समझता हूँ अगर उसके पास वाइट, अब मोस्टली होता ही है कि लोगों के पास वाइट कैश नहीं होता। अगर वाइट कैश नहीं होता तो फिर उसको ये चाहिए, जो बात सबसे काउंट है वो नोट करने वाली है, वो ये बात है कि अगर जब बंदा रजिस्ट्री करवाता है तो उसको फिर रजिस्ट्री में लिखवाना चाहिए कि रजिस्ट्री में लिखवाया कि मेरी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो मैंने ये पे की है और यहाँ पे रजिस्ट्री वैल्यू मेरी इस वैल्यू से रजिस्ट्री हो रही है और मैंने FBR तो उसमें अमाउंटें लिखे। अगर वो अमाउंट लिखेगा और उसकी रजिस्ट्री उस हवाले से हो जाएगी फिर वो उसको, क्योंकि उसको डेफिनेट नोटिस आएगा जब वो अपनी उसकी कम वैल्यू जैसे 22 लाख शो करेगा, उसको टैक्स तो कटा हुआ उसका 1 करोड़ पे या 91 लाख पे, तो उसको तो डेफिनेट नोटिस आएगा। जब उसको नोटिस आएगा तो फिर अगर उसकी रजिस्ट्री पे लिखा होगा तो फिर वो रजिस्ट्री अपनी दे के रिप्लाई दे के उसको वो करवा सकता है। अदरवाइज उसके लिए टैक्स पेयर के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो है वो बेसिकली इस पॉइंट को आप लोगों ने बहुत देखना है कि अगर आपने अब क्या हो रहा है, अब मोस्टली ये हुआ है कि हम लोगों ने जो था वो वाइट कैश तो अपना देखा नहीं, रजिस्ट्री भी करवा ली। अब रजिस्ट्री क्या होता है, वो रजिस्ट्री वाला जैसे चल रहा होता है सीन वैसे ही लिख के हाँ जी मैंने इतने पैसे वसूल कर लिए। क्योंकि मसला ये है कि रजिस्ट्री जो है वो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्ट्रार के सामने आपने बयान दिया होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि मैंने इतने पैसे वसूल पाए। वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो आपके जो आपने जो एग्रीमेंट किया है ना, उनको होता ही है कि हम प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले फुल एग्रीमेंट का जो है वो एग्रीमेंट करते हैं। अब वो जब रजिस्ट्री हो जाती है तो वो रजिस्ट्री उससे ज़्यादा, क्योंकि वो रजिस्ट्रार के सामने है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका वो नहीं चलेगा। हाँ अगर ये है कि अगर आप उसको साबित कर सकते हैं थ्रू चेक्स के जरिए, अगर आपने सारी पेमेंट चेक के जरिए दी है, तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही लोगों को आ रही है कि वो उन्होंने रजिस्ट्री में तो लिखाया नहीं होता, लेकिन उसने अगर वो उसको साबित कर सकता है बजरिया चेक्स, बजरिया उसका जो मायदा पे जो फुल पेमेंट होता है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट, तो वो जो है उसको फाइट कर सकता है। तो ये चीज़ जो मेरी गुजारिश होगी ये लाजमी इसको मुझे खातर रखें कि प्रॉपर्टी को आपने जब देना है तो उसको किस वैल्यू पर देना है। तो उसके अलावा आपने जो है जो प्रॉपर्टी के आगे आपने वैल्यू स्टेटमेंट में आप जब आप फाइल कर रहे हैं तो उसके अलावा फिर आपने चलते हुए साथ ये भी देखना है कि हमने कोई इसका एसेट रह ना जाए, और उसके अलावा उसका बैंक क्लोजिंग है वो भी लाजमी आपने देना है। इशू ये होता है कि लोगों के पास वाइट कैश, जो मेन जो इशू आ रहे हैं हम उसको प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं, वो ये इशू होता है कि उसके पास जो है ना वो क्लोजिंग आ रहा होता है बैलेंस ज़्यादा। आज जब वो क्लोजिंग बैलेंस उसको डालते हैं तो ये उसके पास कैश इन हैंड होता नहीं है। अब वो जब कैश इन हैंड नहीं होता तो वो आपकी बैलेंस शीट आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आउट हो जाती है। उसमें फिर आपने क्या चेक करना है, उसमें आपने टैक्स पेयर से पूछना है, टैक्स पेयर से देखना है कि उसकी जो वेल्थ है उसमें उसका लोन आ रहा होगा या कहीं से गिफ्ट आ रहा होगा, वो उसमें एक्सप्लेन करना है उसमें। तो इस वजह से वो आउट हो रही होती है, ये भी चेक करना जरूरी है। ये भी एक पॉइंट था। उसके अलावा जो हम अब आगे आ जाते हैं, आपको जो है वो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं।